हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पोषण पार्ट 3 हरित लवक की संरचना के बारे में। आइए हम लोग जाने हरित लवक की संरचना। पूर्व के क्लास में आप लोग जान लिए हैं कि हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है और ये कैसा होता है इसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानना है। दरअसल ये हरित लवक जो होता है वह दोहरी दीवारों से बना होता है, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का जीव द्रव भरा रहता है। मान लीजिए अगर संरचना देखना है तो आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ऐसे है, ये जो है हरित लवक की संरचना है। अब इसमें ये दोहरी दीवारों का बना हुआ है, यानी दो दीवार इसमें होते हैं। ये आपको दिखाया गया ऐसे ये तो बना हुआ है, इसमें दो दीवार वाली संरचना है हरित लवक। इसके अंदर एक जीव द्रव भरा रहता है। समझना यही है हरित लवक की संरचना कैसी है। तो पहला सवाल यही था कि हरित लवक की दीवारें दोहरी होती है। अब इसमें एक विशेष प्रकार का जीव द्रव भरा रहता है, लेकिन कुछ कुछ जगह खाली भी रहते हैं। तो इसमें जो खाली जगह होता है, मान लीजिए कि ये जगह खाली है, तो इस खाली जगह को अस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्ट्रोमा कहते हैं। यानी कि हरित लवक के अंदर के खाली स्थान को, हरित लवक के अंदर एक विशेष प्रकार का जीव द्रव भरा रहता है, मगर इसके अंदर जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को अस्ट्रोमा कहते हैं। अब जो खाली जगह है वो तो खाली जगह है, बाकी जगहों पर क्या होता है? तो इस हरित लवक के अंदर चपटी धानियों का समूह पाया जाता है, कई जगह पर पाया जाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ये है चपटी धानियां हैं, तो इस तरह यहाँ पर चपटी धानियों का समूह है, यहाँ पर चपटी धानियों का समूह है। इस तरह जो है चपटी धानियों का समूह कई स्थानों पर पाया जाता है। हरित लवक की संरचना, इसको अगर आप देखिए तो आप कह सकते हैं कि ये कहाँ होता है? तो ये पत्ते के अंदर है भाई। कहाँ है? समझ लीजिए कि ये पत्ता है और इस पत्ते के अंदर ही ये हरित लवक पाया जाता है। कोई चीज का पत्ता है, मान लिया है तो है, हाँ। इस पत्ते के अंदर ये हरित लवक है। हरित लवक दोहरी दीवारों वाला संरचना है और इस दोहरी दीवारों वाली संरचना के अंदर विशेष प्रकार के जीव द्रव भरे होते हैं। उसके अंदर के खाली जगह को अस्ट्रोमा कहते हैं। इसके ही अंदर कई जगहों पर चपटी धानियों का समूह पाया जाता है। रिंग रिंग छल्ला छल्ला, ठीक है, चपटी धानियों का समूह पाया जाता है। अब ये जो चपटी धानियों का समूह है, इस चपटी धानियों के समूह को ग्राना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राना। मान लीजिए ये चपटी धानियों का समूह है तो इसका नाम है ग्राना। चपटी हरित लवक के अंदर पाए जाने वाले चपटे धानियों के समूह को ग्राना कहते हैं। अब ये जो ग्राना होता है ये एक झिल्ली से जुड़ा होता है, कई झिल्लियों से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। तो ग्राना की धानियां जिस झिल्ली से जुड़ी होती है, एक झिल्ली है, एक झिल्ली है, इस झिल्ली से जुड़ी होती है, यानी चपटी धानियां जिस झिल्ली से
जुड़ी होती है। इन झिल्लियों को थाइलाकॉइड की झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड की झिल्ली, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की झिल्ली कहते हैं। इन्हीं झिल्लियों पर अब समझ लीजिए, ये जो झिल्ली जुड़ी हुई है ये थाइलाकॉइड की झिल्ली है, और इन्हीं झिल्लियों पर दानेदार संरचना, महीन महीन दानेदार संरचना पाई जाती है। इन्हीं झिल्लियों पर दानेदार संरचना पाई जाती है, और ये जो संरचना दानेदार संरचना है, रियल में यही प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ये जो दानेदार संरचना है, यानी थाइलाकॉइड की झिल्लियों पर प्रकाश अवशोषी रंग कण पाए जाते हैं। ये रंगीन होता है। ये जो कण होता है ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है? ये रंग कण है, रंग कण कह सकते हैं कि वर्णक है, वर्णक। रंग कण को वर्णक कहते हैं। वर्ण मतलब रंग, वो रंग देने वाला। तो ये हरे रंग का वर्णक है। कैसा वर्णक? हरा वर्णक। तो इस हरे रंग का यानी, और यही जो है इसमें क्षमता है, क्या क्षमता है? प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश अवशोषी। जो रंग कण होता है ना, ये जो रंग कण है, ये कैसा रंग कण है? प्रकाश अवशोषी रंग कण है। यानी चपटी धानियों का समूह, या बोलिए ग्राना की चपटी धानियां जिस झिल्ली से जुड़ी होती है, ग्राना की चपटी धानियां जिस झिल्ली से जुड़ी होती है, उन झिल्लियों को थाइलाकॉइड कहते हैं। और थाइलाकॉइड की झिल्लियों पर प्रकाश अवशोषी रंग कण पाए जाते हैं, जिन्हें हरित लवक, हरित लवक के अंदर ये सब कुछ, जिन्हें पर्णहरित, हिंदी में बोले तो पर्णहरित, और अंग्रेजी में बोलिए तो क्लोरोफिल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो प्रकाश अवशोषी रंग कण है वो हरे रंग का वर्णक है। यानी जो हरा रंग का वर्णक है वही प्रकाश का अवशोषण करता है, और ये पाया कहां जाता है? थाइलाकॉइड की झिल्लियों पर पाया जाता है। तो ये इसी का नाम है। जो रंग कण आप देख रहे हैं, प्रकाश अवशोषी रंग कण, ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का वर्णक, इसी का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, या हिंदी में इसे पर्णहरित कहा जाता है। अब एक बार फिर से आप लोग ध्यान दे दीजिए, पहले से क्या था कि अगर हम इस संरचना के बारे में बोले कि ये दोहरी दीवारों वाली संरचना क्या थी, तो ये हरित लवक था। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखा के आपको हम इधर ही दिखा देते हैं, ज्यादा सुविधा रहेगा। देखिए ये पर्णहरित है, यहाँ ये जो रंग कण है, और ये हरित लवक है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर भूल कर देते हैं, हरित लवक और पर्णहरित दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हरित लवक ये दोहरी संरचना वाला जो आप घेरा देख रहे हैं, ये हरित लवक है, जबकि पर्णहरित तो हरित लवक के अंदर पाया जाने वाला प्रकाश अवशोषी रंग कण है। अब जो दूसरा सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये हरित लवक कैसे रंग का वर्णक है, तो हरे रंग का वर्णक है। अब ये जो वर्णक होता है हरित लवक यानी क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ऐसे अन्य प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख क्लोरोफिल ए होता है। सबसे अच्छा क्लोरोफिल ए होता है। और आप जान लीजिए कि यही क्लोरोफिल ए है जो सूर्य की किरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करता है, खासकर लाल रंग की किरणों का अवशोषण सबसे अधिक, जिससे सबसे अधिक ऊर्जा भी मिलती है। अब ये देखना है कि प्रकाश अवशोषी रंग कण है, यानी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर सन है, सूर्य है, आप सिंपली यहां से सूर्य का प्रकाश आएगा और इसका अवशोषण कौन करेगा? यही प्रकाश अवशोषी रंग कण है।
तो ये प्रकाश का अवशोषण कर लेगा। अब दूसरा जो मुख्य बिंदु है, ये सब जरूरत पड़ेगा, अभी अभी हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, इन सारी चीजों की आवश्यकता होगी कि कहां कहां कौन कौन सी चीजें हैं। तो अब जो अगला टॉपिक है कि इसके अंदर यानी किसके अंदर, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है, और यही प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख भाग है, या कहो कि आंतरिक कारण है, क्योंकि ये पत्ते के अंदर है। पिछले क्लासों में आपने जाना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के 4 प्रमुख कारण हैं, बट उसमें से जो आंतरिक कारण है, कारक है, उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे अभी। लेकिन ये चूंकि पत्ते के अंदर है, और ये कहें कि क्लोरोफिल जो है हरित लवक के अंदर है, तो ये अंदर नहीं है, पत्तों के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको आंतरिक कारक कहते हैं। यानी अगला सवाल आपके लिए कि अगर ये पूछा जाए कि भाई बच्चों ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आंतरिक कारक कौन है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो क्लोरोफिल है। क्यों है? काहे कि इसके अंदर ही है, ये आंतरिक कारक है। और भी जो कारक है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो बाह्य कारक है। अब ये देखना है, इस संरचना में आप देखिए तो कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं कि ये देखिए, अगर ये दीवार वाली, दोहरी दीवार वाली संरचना थी, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये है बाहरी दीवार है, बाह्य झिल्ली, ठीक ना। इसको हम कह सकते हैं कि ये बाह्य झिल्ली है, और इसको कह सकते हैं अंदर है, तो ये आंतरिक झिल्ली है। अब ये देखिए, ऐसा ना समझ लीजिए कि ये भी झिल्ली है, नहीं, आपको ऐसे गोल की तरह 3 डायमेंशनल दिखाया जा रहा है, ठीक है। खाली ये इतना रखते तो 2 डायमेंशनल होता है, ऐसे लगता है कि घिरा हुआ है, और इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो ये आंतरिक झिल्ली है, और ये बाह्य झिल्ली है। खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, और इधर आपने देखा कि इसके अंदर चपटी धानियों का समूह यानी ग्राना पाया जाता है। इतनी सारी चीजें हैं। इस हरित लवक के बारे में जानना था कि हरित लवक की संरचना कैसी होती है। अब आगे हम लोग जानेंगे इसका कितना यूज हो रहा है वहां पर जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में इसका क्या यूज होगा, इसलिए इसको जानना जरूरी था कि ये पर्णहरित कहाँ होता है। हम एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं। सिंपली वी से दैट हरित लवक दोहरी दीवार वाली संरचना है जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का जीव द्रव्य भरा होता है। उसके अंदर के खाली स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, जबकि उसके अंदर ही चपटी धानियों का समूह पाया जाता है जिसे ग्राना कहते हैं। ये ग्राना की धानियां आपस में एक झिल्ली के द्वारा जुड़ी होती है। उस झिल्ली को थाइलाकाइड की झिल्ली कहते हैं। इन्हीं झिल्लियों पर प्रकाश का अवशोषण करने वाला रंग कण यानी हरा रंग वाला कण ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहा जाता है। मुख्य बातें इतनी ही थी। अब हम लोग विचार करते हैं प्रकाश संश्लेषण पर कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये तो समझ ही गए होंगे, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले यह जानना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? ये क्रिया क्या है? इसका परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? कैसे हम इसको परिभाषित करें? बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे बार बार गड़बड़ा देते हैं। कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो आपने पिछले क्लासों में प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जाना है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या है। परिभाषा याद रखने के लिए अगर आप समीकरण याद रखते हैं तो परिभाषा याद रहेगी, अगर परिभाषा याद रखते हैं तो समीकरण बनेगा। तो आप निश्चित रूप से ये जानिए, वो जो आपने समीकरण देखा था वो था 6CO2
अब इधर अभी हमको CO2 से मतलब नहीं है, पौधों में जो कार्य होता है उससे मतलब है। कौन सा कार्य होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O यानी कि जल प्रतिक्रिया करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स, देते हैं, क्या देते हैं? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद भी यही ग्लूकोज है। बाकी इसके साथ और चीजें बनती है, O2 मुक्त होता है यानी ऑक्सीजन मुक्त होता है, जल भी निकलता है। तो उन चीजों पर हम बाद में विचार करेंगे, पहले हमको यह देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा के लिए हमको इतना ही जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये क्रिया कहाँ होगी? कंफर्म है कि जहां क्लोरोफिल होगा तभी ये कार्य होगा। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि होल रॉ मटेरियल मस्ट बी एसेंशियल इन अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थों का होना अत्यंत आवश्यक है। और वो जो 4 कच्चे पदार्थ हैं अभी पे देख लीजिए, यही है कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए 4 कच्चे पदार्थ को पहले अगर जोड़ लें तो आप ऐसे भी बना ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा। पहले अगर हम पूछे कि बच्चों ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कच्चे सामग्री के रूप में किनका किनका इस्तेमाल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का रॉ मटेरियल कौन है, तो आप निसंकोच कह देते। चूंकि पिछले क्लास में आपने जाना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। तो आप इसको देख के निसंदेह इतना कुछ कहने के बाद आप देखिए 4 चीजें हैं और इससे आप परिभाषा को याद रख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड था, लगा दिया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को, जल था, लगा दिया यहाँ जल को। इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड दो पार्ट में बांट दें। याद रखने का तरीका है, केवल ऐसा कुछ होता नहीं है, हम केवल तरीका दे रहे कि आप कैसे इसके परिभाषा को याद रख सकेगा। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ जल था, ये 1 नंबर में, 2 नंबर में है। और यहाँ पर आप देखिएगा जब हम बैलेंस करेंगे 1 नंबर और 2 नंबर कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु रखे जा रहे हैं तो ये 2 नंबर पे दुगना इसका, यहाँ 12 अणु रख देना है। आराम से याद रखने का केवल ट्रिक है। ऐसे बच्चे बार बार मिस कर जाते हैं, बैलेंस करके दिखाएंगे फिर भूला जाएंगे कि कहाँ कितना परमाणु हो रहा है। तो आप जो है इस हिसाब से याद रखेंगे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों को रिएक्ट कराए। आप इसको हटा दे रहे, नहीं तो आपके दिमाग से अभी भी उड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखना बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड था और जल था, इन दोनों में रिएक्शन होगा, ऊपर वाला में रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्शन कब होगा? जब ये दोनों मौजूद रहेगा, एगो सनलाइट मौजूद रहेगा, एगो क्लोरोफिल मौजूद रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। कोई भी एक कारक नहीं रहेगा तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। इसलिए जरूरत है, आप याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रतिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। प्रतिक्रिया करने के बाद बनाते क्या है? ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसके साथ ही साथ O2 बनता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण होता है। अब कितना होता है तो बैलेंस करने के लिए यहां बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 2 नंबर 6 दूना 12, जल के 12 अणु सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
प्रतिक्रिया करके ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं। यानी एक अणु ग्लूकोज बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लगते हैं। ये जो है बार बार सवाल पूछा जाता है। अब उसके साथ ही साथ बोला ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये भी इसका भी 6 अणु, और जल मुक्त होता है, इसका भी 6 अणु। तो ये सब याद रखना है। अब आप बताइए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना, यहां से उठाते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित भी लिख सकते हो, क्लोरोफिल भी लिख सकते हो। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाँ, छोटा कर लेते हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब इसका इक्वेशन ये वाला लिख देना। प्रकाश संश्लेषण क्या है हमारे, तो ये वाला इक्वेशन लिख दीजिए। प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन हो गया, यानी समीकरण हो गया। इतना कुछ लिख देना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये कच्ची सामग्री हो गई। अब बात है कि आखिर ये सब रिएक्शन कहां कहां कैसे होता है, इसको एक पिक्चर से देखते हैं। ऐसे देख लेते हैं। मान लो, देखिए ये तब होगा, बोला सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब सूर्य रहेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। मान लेते यहां पर हम अभी दिखा दे रहे हैं इसी को कि ये क्या है, सूर्य है नहीं, मतलब कल्पना करें, पिक्चर बना रहे हैं। ये सूर्य है और प्रकृति में सूर्य है, दिन का समय है तो सूर्य है। और इधर आप देखिए कि इधर हमारा एक हरा पेड़ है ना, हरे पत्तियों वाला एक पेड़ है। अब मान लेते हैं कि इसका एक पत्ता है, ये इसका पत्ता है। आपने जाना है, पिछले क्लासों में जाना है कि ये पत्ता जो है किचन है, रसोई घर है, या कहो कि पत्तों के अंदर जो अभी आपने जाना था हरित लवक के बारे में, वो पौधों की रसोई घर के नाम से जाना जाता है। भोजन बनने का कार्य यही होता है। अभी आपने ये भी जाना था कि इस पत्ते के अंदर हरित लवक है और हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल है। तो मान लेते हैं बच्चों, अभी यहाँ पर ये क्लोरोफिल है, ठीक है। इधर आप देख लीजिए नजर बोर्ड पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 चीजें चाहिए थी। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तो नहीं दिख रहा है कि कहाँ है, ये सनलाइट है, ये तो दिख रहा है, सन है ना। अब ये क्लोरोफिल, इसके बारे में बता दिए क्या है, ये क्लोरोफिल है। तो आपको पता हो गया कि चलिए भाई पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है। अब अगली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ है, नहीं मिल रहा है ना। तो आप जानते हैं कि वातावरण में जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और वातावरण की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब रही बात जल ना, जल कहाँ है भाई, तो जल तो जब भी है तो जमीन में है। पौधों के लिए मान लिया जाए यहां पर जल है, और ये इसका जो भूमि है यानी जमीन है, ये जमीन है और इस जमीन में ही जल है। और
पौधा का जो या पेड़ का जो जड़ होता है वो जमीन की मिट्टी में जहां वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें हवा के साथ साथ जल भी भरा रहता है, इनमें ये घुस जाते हैं। इनके मूल रोग जड़ में पतली पतली संरचनाएं पाई जाती है, रोएदार संरचना, उसको मूल रोग कहते हैं। तो ये अंदर जाकर जल ले आता है, रूट कैप में जल डाल देता है। अब यहां से जल मिल जाएगा, मान लेते हैं यहां पर जल है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चारों चीजें थी, 3 चीजें बाहर हैं बच्चों, जल बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सनलाइट बाहर, लेकिन क्लोरोफिल जो है कहां है, अंदर है। तो ये आंतरिक कारक है, इंटरनल फैक्टर है, जबकि बाकी सब के सब बाह्य कारक हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चारों चीजें जब हैं तब कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाएगी। अभी आपने जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रतिक्रिया करेगा, यानी इन दोनों के बीच प्रतिक्रिया होगी। और जब प्रतिक्रिया होगी तो कब होगी, जब पहले तो प्रतिक्रिया करेगा भाई, ठीक है, कब होगी, जब सनलाइट और क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा। तो ठीक है, सनलाइट तो मान लिया है, यहां पर भी इसको सनलाइट मिल रहा है ना, है, जल नहीं मिल रहा है। या फिर हम ये समझ लें कि वातावरण में आर्द्रता है, जल की मात्रा है, बरसात हो रही है, तब मिल सकता है, लेकिन यहां पर क्लोरोफिल तो नहीं है। कैसे होगा रिएक्शन, नहीं होगा, तभी होगा जब क्लोरोफिल रहेगा। और हम लोग जान चुके हैं कि क्लोरोफिल जो है वो आंतरिक कारक है, यानी ये यहां जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां जाएगा। तो पहला आपने जान लिया कि क्लोरोफिल जो है वो पत्तों के अंदर है, आंतरिक कारक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगा, चल जाएगा, अभी तो नहीं पहुंचा है, रुक गया, नहीं जा रहा, बोला जगह नहीं है जाने का, कैसे जाए। तो इसके जाने के लिए बच्चों क्या होता है, पत्तों पर रंध्र पाए जाते हैं। किसके द्वारा जाएगा, रंध्रों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, लेकिन इसके पहले ये भी जानना है आपको कि कैसे जाएगा भाई, तो रंध्रों के द्वारा जाएगा। ये रंध्र हैं वो श्वसन के अंग हैं, यानी गैसों को लेने के अंग हैं, और वाष्पोत्सर्जन के अंग हैं, पिछले क्लास में आपको बताया गया है। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के द्वारा पत्तों के अंदर जाएगा, ये रंध्र जो होता है ये खुलता भी है और बंद भी होता है। दरअसल रंध्रों में जो द्वार कोशिकाएं होती है, रंध्र में द्वार कोशिका, रंध्र मतलब देख लीजिए ऐसा होता है, ये भाई ये जो है रंध्र है, खुला हुआ जो हिस्सा है ये रंध्र। तो ऐसा रंध्र होता है, ठीक है। और ई जो है दोनों, इसको बोलिए ये है द्वार कोशिका। होता क्या है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल जाता है तो जल के वजह से, पानी की वजह से ये फूल जाता है। अब फूलने के कारण क्या होता है, फैल जाता है, इसके जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं, यानी इसका द्वार जो है खुल जाता है, यानी रंध्र खुल जाता है। रंध्र खुलता भी है और बंद होता है, यानी जब ये फैलता है तब रंध्र खुल जाता है, और जब ये सिकुड़ता है तब रंध्र बंद हो जाता है। जल की मात्रा द्वार कोशिकाओं में जैसे ही बढ़ेगी, द्वार कोशिका जैसे ही खुलेगी ये खुलेगा, अब खुलने की वजह से रंध्र खुल गया और कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। अब पौधों को अगर जल का अधिक निष्कासन नहीं करना है, जल की निरर्थक हानि होने से बचाना है, या फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड लेने की आवश्यकता नहीं है, तब ऐसे में क्या होता है कि ये द्वार कोशिकाएं जो है सड़ जाती है ना, इस तरह से सड़ जाएंगी। और सड़ जाने के बाद क्या होगा कि द्वार कोशिका एकदम पतली हो जाएगी, एकदम बंद जैसी हो जाएगी। ये खुलती भी है और बंद भी होती है, यहां से होकर। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ
द्वार कोशिका है, खुला है रंध्र, अब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वहीं पहुंच गया जहां क्लोरोफिल है, CO2 यहां आ गया, राइट, कोई डाउट? तो अभी आपने जाना यहां क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पहुंच गया है। अब जल देख लेते भाई, जल, ठीक है, पहले इन्हीं को पहुंचा दो। ये जल है जाइलम युक्तक, पौधों में संवहन उत्तक, दो प्रकार के संवहन उत्तक पाए जाते हैं, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। तो जो जमीन के जल को जड़ से अवशोषित कर कर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, जाइलम उत्तक कहलाता है। इस तरह भाई इस जाइलम उत्तक के बारे में आगे की क्लास में आप जानेंगे कि ये कैसे लगातार, यहाँ कोई मशीन लगा हुआ नहीं है, फिर भी ये जल यहाँ तक क्यों जाता रहता है, कैसे जाता है, अगले क्लास में आप लोग जानेंगे कि भाई सर अगर ऐसा होता तो हम लोग की जमीन पे छेद कर देते, पानी ऊपर आता रहता, लेकिन पानी तो आता नहीं, क्यों जाता है, अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जल पहुंचता रहेगा। तो ठीक है, यहाँ से जल चला जाएगा बाहर, अभी तो इतना ही हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पर जल भी आ गया, यानी पहुंच गया यहाँ पर H2O। अब देखिए तीन चीज यहाँ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, H2O आ गया और क्लोरोफिल यहाँ पर है। अब इधर से रिएक्शन यहाँ पर होना था, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया होगी तब उसके लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए। लेकिन सूर्य से जो प्रकाश आएगा भाई, ये जो प्रकाश आना है यहां तक आया, ठीक है, ये इसमें था विकिरण ऊर्जा, सूर्य की किरणों में जो ऊर्जा है ये है विकिरण ऊर्जा, इसमें विकिरण एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी है, ये विकिरण ऊर्जा है इसमें। आप देखिए क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य यही है, क्लोरोफिल में वो अद्भुत क्षमता है कि वह सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो जब विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा तब यहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल आपस में प्रतिक्रिया करने लगेंगे। काहे कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो रहा है और क्लोरोफिल यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। ऐसी स्थिति में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा, C6H12O6। तो इस तरह ग्लूकोज यहाँ पर बन जाएगा, यही प्रोडक्ट होगा प्रकाश संश्लेषण को, इसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण तो आप लोगों ने देख ही लिया, चाहे तो फिर से 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus 6O2 plus 6H2O। आप इसको बैलेंस करके देख लीजिएगा, जितनी परमाणुओं की संख्या इधर है उतने ही परमाणु इधर है, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, चाहे वो ऑक्सीजन के हो, ठीक है ना, चाहे वो कार्बन के हो, दोनों तरफ बराबर बराबर है, बैलेंस्ड है। अब आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगा, कितना लगा, आप देख रहे हैं समीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया में लगा, और ये देख रहे हैं कि O2 मुक्त हुआ, निकला, ये लगा और ये निकला, ठीक ना, इसको लिया है और इसको छोड़ा है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उतना ही O2 निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया में कितना ऑक्सीजन मुक्त होता है, सो हम लोग कह सकते हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर जितना CO2 लिया, ठीक है ना, इसके बराबर ही O2 दिया, ठीक है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उतना ही ऑक्सीजन देता है। मगर बच्चों ये अवश्य याद रखिएगा कि ये जो O2 निकलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला O2 नहीं है, ये जो O2 निकल के है ना, यहाँ पर जो O2 निकला है ये कार्बन डाइऑक्साइड का O2 नहीं है। ये तो सत्य है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया उतना O2 दिया, लेकिन ये O2 कार्बन डाइऑक्साइड का O2 नहीं है, ये जल वाला ऑक्सीजन है, जल से निकला हुआ ऑक्सीजन है। ये ध्यान में रखने वाली चीजें हैं।
वस्तुतः हुआ क्या कि जीन सेलेवियर नामक वैज्ञानिक ने 1804 ईस्वी में पता लगाया था कि पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सबसे पहले उसी ने पता लगाया था। जीन सेलेवियर नाम था। 1782 ईस्वी में जीन सेलेवियर ने और 1804 में निकोलस डी शोसुए ने यह पता लगाया था कि वो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जल भी लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब ये याद रखने वाली चीजें हैं कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है उतना ही ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ये O2 कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। आज की बातें इतनी थी, यही था प्रकाश संश्लेषण। किसी प्रकार का कोई टॉपिक होगा, कोई क्वेश्चन होगा, अगर नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछेंगे। उसके पहले आप लोग सवाल लिखिए, कॉपी कलम खोलिए कि यहाँ भाई कौन कौन से सवाल हैं, इस पर आधारित वो आपको बनाने हैं। बना के उस पर आप कार्य कीजिएगा, घर में जाकर होमवर्क कीजिएगा। तो होमवर्क करने से क्या होगा कि आपका सब रिवीजन होता रहेगा। अगले क्लास में जब तक कॉपी कलम खोलिए तब तक हम बता दें कि अगले क्लास में हम लोग जानेंगे ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है इसको समझने के लिए इसमें जो रिएक्शन हुआ, दरअसल ये एक चरण में नहीं बल्कि 2 चरणों में संपन्न होती है। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है, हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अभी आप लोग सवाल लिखिए जो आज के प्रमुख सवाल है। पहला सवाल है, हरित लवक का घेरा कैसा होता है? सवाल नंबर 1, हरित लवक का घेरा कैसा होता है? सवाल नंबर 2, अस्ट्रोमा किसे कहते हैं? अस्ट्रोमा किसे कहते हैं? तीसरा सवाल, ग्राना किसे कहते हैं? चौथा सवाल, थाइलाकाइड किसे कहते हैं? आप थाइलाकाइड लिखें और पूरा सोन मार्क लिख दें डैश। थाइलाकाइड किसे कहते हैं? अगला सवाल, पर्णहरित किसका अवशोषण करता है? पर्णहरित किसका अवशोषण करता है? छठा सवाल, क्लोरोफिल किस पर पाया जाता है? क्लोरोफिल किस पर पाया जाता है? सातवां सवाल, क्लोरोफिल कैसा वर्णक है? क्लोरोफिल कैसा वर्णक है? आठवां सवाल, प्रकाश संश्लेषण का आंतरिक कारक कौन है? आंतरिक कारक कौन है? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखें। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखें। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ कौन कौन है? प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ कौन कौन है? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कितना ऑक्सीजन मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में कितना ऑक्सीजन मुक्त होता है? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन किसका होता है? प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाला ऑक्सीजन किसका होता है? अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण लिखें। अगला सवाल है, किसने पता लगाया कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? किसने पता लगाया कि हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? और आखिरी सवाल है, किसने पता लगाया कि हरे पौधे जल भी लेते हैं?
किसने पता लगाया कि हरे पौधे जल भी लेते हैं। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में जब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के दो विभिन्न चरणों को, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।